ठीक है, तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जैसा कि हमें क्लियर है। अब यहाँ पर है क्या, इन्फिनिटिव्स ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जिनका यूज हम सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन 3 तरीके से करते हैं। अगर हम किसी एडजेक्टिव को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो नाउन का फंक्शन होता है। अगर हम किसी एडजेक्टिव को सेंटेंस में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो एडजेक्टिव का फंक्शन होता है। और अगर हम किसी एडजेक्टिव को सेंटेंस में किसी काम के होने के जाने के पर्पस को रेफर करने के लिए करते हैं तो फिर वो एडवर्ब का फंक्शन होता है। जेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में नाउन का काम करती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, अगर वो नाउन का काम करती है तो हम उसको जेरेंट कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन इनका फंक्शन अलग होता है। पार्टिसिपल्स बेसिकली मॉडिफायर्स होते हैं। अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन करे, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करे, तो फिर उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हमें डिफरेंस याद रखने की जरूरत है कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म सेम होती है बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं। जेरेंड्स नाउन का काम करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल्स भी मॉडिफायर होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म्स अगर एडजेक्टिव का काम करेंगे तो हम उन्हें पास्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हमें एक बेसिक सा फैक्ट ध्यान रखना है कि दीज आर सेमी वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर सेमी वर्ब्स। सेमी वर्ब्स कहने का मतलब ये है कि इनमें वर्ब के फीचर तो होते ही हैं। जैसे वर्ब्स के अपने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो वैसे इनके भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस होते हैं। जैसे किसी वर्ब के साथ हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, तो वैसे ही हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए भी एडवर्ब्स का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनके अपने एक्टिव पैसिव मीनिंग्स हो सकते हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के भी एक्टिव पैसिव मीनिंग्स होते हैं। दे आल्सो कन्वे एक्टिव एंड पैसिव मीनिंग। लेकिन ये वर्ब के अलावा सेंटेंस में, जैसा आपको बताया कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का भी फंक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई जेरेंड जो है वो सेंटेंस में नाउन का फंक्शन कर रहा है तो वो केवल नाउन का ही करेगा। वो बेसिकली एक वर्ब फॉर्म है जो नाउन का फंक्शन कर रही है, तो उसमें वर्ब के भी एट्रीब्यूट होते हैं। A non-finite verb can be modified by an adverb. It can have a subject and an object, and it can convey passive meanings. तो ये हमें ध्यान देना, दीज आर सेमी वर्ब। सेमी का मतलब हाफ, ठीक है। तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का फंक्शन करने के अलावा ये वर्ब्स भी होती हैं, तो इनको हम कहते हैं सेमी वर्ब्स। सेंटेंस में कोई भी लिखी ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब ना हो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म्स आपके सामने लिखी हुई है, हमें सबको पहले से पता ही है। एक बार डिस्कशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उनको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, उनको डिस्कस करते हैं और सीधे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, वाई नीड एवरी एम्प्लॉय टू साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा कि नीड और डेयर जो होते हैं वर्ड्स, अगर हम इनका यूज सेंटेंस में करें सब्जेक्ट से पहले, जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ड्स लिखी जाती है। अगर हम नीड और डेयर का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले करें क्वेश्चंस में, तो ये मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म्स लिखनी पड़ती हैं। तो ये जो हमने टू साइन लिखा है ये गलत है, इसको सिंपली साइन लिखिए, इसको सिंपली लिखिए साइन। वाई नीड एवरी एम्प्लॉय साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके का एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। दे डेयर नॉट टू चैलेंज हिम। दे डेयर नॉट टू चैलेंज हिम। अब देखिए, जब हम नीड और डेयर के बाद में नॉट का यूज करते हैं तो ये मॉडल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने डेयर के बाद में नॉट लिखा है, तो ये डेयर पर वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट का यूज हम मेन वर्ब से पहले करते हैं। तो अगर हम डेयर के बाद नॉट लिख रहे हैं तो इसका मतलब डेयर जो है वो मेन वर्ब नहीं है, तो फिर ये मॉडल है। या जब हम नीड और डेयर का यूज क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट से पहले करते हैं तो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जब ये मॉडल्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, तो इनके साथ हमें वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी चाहिए। इनके साथ हमें वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी चाहिए, जैसे हम बाकी मॉडल्स के साथ लिखते हैं।
तो ये टू गलत है, सिंपल चैलेंज है। तो नीड और डेयर को लेकर ये बात आपको ध्यान रखनी, पहले से भी हमें पता है लेकिन फिर ध्यान रख लेंगे। दूसरा आ गया, हमने यहाँ पर एक फ्रेज लिखी है हैड बेटर, और इसके साथ हमने वर्ब लिखी है टोल्ड। अब होता है क्या है कि हैड को देखकर इसके बाद में टोल्ड हमें सही सा लगता है कि हमने टोल्ड सही यूज कर रखा है हैड के साथ में, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये हैड नहीं है, हैड बेटर है। तो हमें ध्यान रखना है कि हैड बेटर है, हैड रादर है, ये मॉडल फ्रेजेस होती हैं। मॉडल्स के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। तो यहाँ पे टोल्ड की जगह लिखो टेल। तो लिखो यू हैड बेटर टेल द ट्रुथ। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, दे वुड रादर नॉट टू विजिट द पार्क। दे वुड रादर नॉट टू विजिट द पार्क, जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा। अब इसमें जो वुड रादर हमने मॉडल लिखा है ना, ठीक है, ये जो फ्रेज हमने लिखी है, वुड तो वैसे सिंगल वर्ड भी मॉडल होता है, वुड रादर फ्रेज भी मॉडल होती है। तो ये जो मॉडल्स होते हैं हमें पता है इनके साथ जो हम वर्ब लिखते हैं वो बेस फॉर्म में लिखी जाती है। अब यहाँ पे देखिए हमने नॉट भी लिख रखा है, तो नॉट लिख रखा है, उससे हम इजिली ये बात समझ सकते हैं कि ये वुड रादर जो है वो मॉडल है, और उसके बाद जो हम लिखेंगे वर्ब होगी। तो मॉडल्स के बाद वो वर्ब की बेस फॉर्म लिखी जाती है, तो यहाँ पे लिखे विजिट। दे वुड रादर नॉट विजिट द पार्क। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि हैड बेटर है, हैड रादर है, वुड रादर है, ये फ्रेजेस मॉडल्स होती हैं, इनके साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी है। नीड और डेयर का यूज अगर हम एज अ मॉडल करें क्वेश्चंस में सब्जेक्ट से पहले लिखकर या नॉट से पहले लिखकर, तो ये मॉडल्स होते हैं, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर एक हमने फ्रेज लिखी है कैंट हेल्प बट। ठीक, ये कैन नॉट हेल्प बट जो हमने फ्रेज लिखी है, ये भी एक मॉडल फ्रेज होती है, मतलब ये मॉडल नहीं है लेकिन ये इसका ये इंटेंशन ऑफ इनेबिलिटी को एक्सप्रेस करती है। कैन नॉट हेल्प बट का मतलब होता है बीइंग अनेबल टू रेजिस्ट समथिंग, किसी काम को रेजिस्ट कर पाने में सक्षम नहीं होना, ठीक है, किसी काम को करने से खुद को रोक नहीं पाना। तो जैसे हम बाकी मॉडल्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं, वैसे ही कैन नॉट हेल्प बट के साथ में भी वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना चाहिए। तो लिखो वी कैन नॉट हेल्प बट स्माइल व्हेन आवर नेबर्स बोस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट। इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, ऐसे वी कैन नॉट हेल्प टू स्माइल व्हेन ही पोस्ट्स। जैसे हमने ये लिखा, तो होता क्या है, जो कैन नॉट हेल्प हमने लिखा ना, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बीइंग अनेबल टू रेजिस्ट समथिंग। इसके साथ हमें वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म लिखनी पड़ती है, जेरेंड। तो ये जो हमने टू स्माइल लिखा है इन्फिनिटिव, ये गलत है, और इसकी जगह लिखी है जेरेंड स्माइलिंग। अच्छी बात यह है कि इन दोनों के मीनिंग सेम है, चाहे हम लिखें वी कैन नॉट हेल्प बट स्माइल, चाहे हम लिखें वी कैन नॉट हेल्प स्माइलिंग, बोथ द स्ट्रक्चर्स मीन द सेम। तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जरूर हैं, बट इनका मीनिंग सेम है, ये हमें ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप इसको ऐसे ध्यान रख लीजिए, कैन नॉट हेल्प बट कैन नॉट हेल्प। ठीक है, तो होता क्या है कि कैन नॉट हेल्प बट जब आप लिखोगे तो इसके साथ आपको यूज करनी है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ यूज करनी है जेरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैंट हेल्प बट बेयर इन्फिनिटिव, कैंट हेल्प बट जेरेंट, मीनिंग सेम होते हैं। जैसे कोई पर्सन अगर ये कहे आई कैन नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट माई पेरेंट्स, तो इसका मतलब मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन कहे आई कैन नॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, तो उसका भी मतलब यही है कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता, मतलब मैं उनके बारे में बार बार सोचता रहता हूँ।
तो ये कैन नॉट हेल्प बट के साथ में मॉडल बेयर इन्फिनेटिव लिखना है और कैन नॉट हेल्प के साथ में जेरेंट लिखना है। बोथ स्ट्रक्चर्स मीन द सेम, दोनों का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट देखिए, आई वुड रादर डाई देन टू बेग। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए एक हम और एग्जांपल की मदद ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूं, ही वॉन्ट्स टू मीट एंड टू हेल्प हर। अब आप देखोगे हमने यहाँ पर दो इन्फिनेटिव लिखे, एक मिनट, टू मीट एंड टू हेल्प हर। आप यहाँ पे देखोगे हमने दो इन्फिनेटिव्स लिखे, एक इन्फिनेटिव लिखा टू मीट और एक इन्फिनेटिव लिखा टू हेल्प, और इनको हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया। अब होता क्या कि जब हम कभी किन्हीं इन्फिनेटिव्स को किसी कंजंक्शन से जोड़ें तो जो बाद वाला इन्फिनेटिव होता है ना वो हमें बेयर फॉर्म में लिखना चाहिए। पहले वाले इन्फिनेटिव के साथ जो टू लिखा होता है वो कॉमन हो जाता है दोनों के लिए। तो अगर हम किसी कंजंक्शन से दो इन्फिनेटिव्स को कनेक्ट करें तो बाद वाला इन्फिनेटिव लिखना चाहिए बेयर फॉर्म में। अब आप यहां देखो, ये जो वुड रादर है ना ये मॉडल है, तो हमने पढ़ा उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा तो डाई लिखा हुआ है। फिर देन जो है वो हमारा कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, इसके साथ हमने इन्फिनेटिव लिखा टू बैक। अब हमें समझना ये कि ये जो देन कंजंक्शन है इससे हम इन दोनों इन्फिनेटिव्स को कनेक्ट कर रहे हैं, कंपैरिजन इन दोनों इन्फिनेटिव का हो रहा है। कोई पर्सन है उसके पास दो चॉइस है, क्या चॉइस है, या तो मर जाए या फिर वो मांगने लगे। तो उसने अपना प्रेफर कर लिया, वुड रादर जो है वो मॉडल ऑफ प्रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे लिखा आई वुड रादर डाई देन टू बैक, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। तो ये इंटेंशन ऑफ प्रेफरेंस का एक्सप्रेशन है। तो एक इन्फिनेटिव है डाई, एक है टू बैक, इन दोनों को हम देन कंजंक्शन की मदद से कंपेयर कर रहे हैं या यूं कहिए कनेक्ट कर रहे हैं। अब बाद वाला इन्फिनेटिव बेयर फॉर्म में आता है, पहले वाला फुल फॉर्म में आता है, लेकिन हम पहले वाला इन्फिनेटिव भी यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख नहीं सकते क्योंकि उसको हमने वुड रादर के साथ लिखा है तो वो बेस फॉर्म में ही आएगा। अगर ये बेस फॉर्म में आएगा तो बाद वाला तो कंफर्म है कि बेस फॉर्म में आएगा। तो जैसे हम किसी कंजंक्शन से जब दो इन्फिनेटिव्स को जोड़ते हैं तो बाद वाले इन्फिनेटिव को बेयर फॉर्म में लिखते हैं, उसी तरीके से अगर हम कभी कंजंक्शन देन का यूज करके दो इन्फिनेटिव्स को कंपेयर करें तो जो इन्फिनेटिव देन के बाद लिखा होगा वो बेयर फॉर्म में आएगा, उसको हमें बेयर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको लिखिए आई वुड रादर डाई देन बैक। मैंने पहले भी आपको बताया होगा और एक मैं एग्जांपल आपको और यहाँ पे याद दिलाता हूँ जो प्रीवियस ईयर किसी पेपर में आया, अच्छा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। I have to do more important work than attending the party. अब जैसे हमने ये लिखा आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन अटेंडिंग द पार्टी, आप देखेंगे यहाँ पर हमने देन कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन लिखा और इसके बाद हमने एक नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी अटेंडिंग। अभी जो हमने अटेंडिंग लिखा है फाइनाइट वर्ब तो है नहीं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, देन के बाद लिखा है इसको। तो ऑब्वियस बात अगर हमने इसको देन के बाद लिखा है तो इसके साथ हम किसी का कंपैरिजन कर रहे होंगे, है ना। अब चूंकि अटेंडिंग वर्ब है भले ही नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसका कंपैरिजन हम किसी न किसी वर्ब से ही कर रहे होंगे क्योंकि सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, एक जैसी चीजों का ही कंपैरिजन किया जाता है। तो अटेंडिंग का हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं ये हमें समझना है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिससे कंपैरिजन हो सकता है, टू डू, आई हैव टू डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क देन अटेंडिंग द पार्टी, कि मेरे पास करने के लिए ज्यादा जरूरी काम है पार्टी अटेंड करने से। तो दो काम हो गए, एक काम है करने के लिए, दूसरा पार्टी अटेंड करना है। तो हम इन्हीं दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब टू डू इन्फिनेटिव है, ठीक है, तो देन के बाद जिसके साथ इसे कंपेयर करेंगे वो भी इन्फिनेटिव होना चाहिए, लेकिन ये तो जेरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये गलती हो गई, जिसको हमें इन्फिनेटिव बनाना है वो पहले वाला इन्फिनेटिव है, ये बाद वाला इन्फिनेटिव है, तो ये इन्फिनेटिव बेयर फॉर्म में आना चाहिए। तो हमें इसको लिखना चाहिए अटेंड। तो अगर हम इसको अटेंड लिख देंगे तो करेक्शन हो जाएगा।
I have to do more important work than attend the party. चलिए बाकी एग्जांपल देखिए. The old man did not let his son to go to the city. Some of the students have been made redo the homework. यहां तक हम लास्ट क्लास में पहुंच गए थे जहां डिस्कशन चल रहा था एंड लास्ट में बीच में लाइट चली गई, ऐसे था ना. चलो अब इन एग्जांपल्स के लिए ना मैं आपको समझाता हूं. हमने कल भी कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, फिर से अलग से लिख लेते हैं. एक हमने सेंटेंस लिखा, they will let you to stay there. He watched them to break the chair. You can make him to pay these bills. अब इन सेंटेंस में ना थोड़ी सी मैं आपकी मदद कर देता हूं. दे सब्जेक्ट है, विल लेट वर्ब है, यू वर्ब का ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ही सब्जेक्ट है, वॉच्ड वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है. यू सब्जेक्ट है, कैन मेक वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है. टू स्टे देयर ये क्या है? मतलब ये इन्फिनेटिव क्या है? ये अब देखिए ये जो हमने इन्फिनेटिव्स लिखे हैं ना, आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो ये आपके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं. अगर हम इन सेंटेंसेस को जहां पर ये लिखे हैं उतने पे छोड़ दें, जैसे हम लिखते हैं दे विल लेट यू, तो आप देखोगे तो आपको लगेगा मीनिंग इनकम्प्लीट है. जैसे हमने कहा दे विल लेट यू व्हाट विल दे लेट यू, तो हमें व्हाट का रिप्लाई रिक्वायर्ड है. ठीक है. तो कहने का मतलब देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट. अब आप ध्यान से देखो क्या इनकम्प्लीट है. क्या सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है, क्या वर्ब इनकम्प्लीट है, क्या ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट है. तो ध्यान से देखो पता चलेगा ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट है. ऑब्जेक्ट के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है. हमने कहा दे विल लेट यू, लेकिन व्हाट विल दे लेट यू, तो वो पूरी बात नहीं पता चल पाई. तो ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट है. ऑब्जेक्ट रिक्वायर समथिंग टू कंप्लीट इट. सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लिखा ही वॉच देम, उसने उन्हें देखा. क्या करते हुए देखा वो तो हमने बताया नहीं. ठीक है. तो ये जो ऑब्जेक्ट पार्ट है ना वो इनकम्प्लीट है, समथिंग इज मिसिंग. फिर हमने कहा यू कैन मेक हिम टू पे दीज बिल्स. यू कैन मेक हिम व्हाट कैन यू मेक हिम, तो व्हाट का रिप्लाई मिसिंग है. तो ये जो हमने इन्फिनेटिव्स लिखे हैं ये इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के कॉम्प्लीमेंट्स हैं. अगर हम ये ना लिखे ना, तो ये जो हमने इन्फिनेटिव्स लिखे हैं ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं. ये हमारे इन ऑब्जेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लिखे गए. अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम इन्फिनेटिव्स को एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो फिर वो बेयर फॉर्म में यूज होते हैं. बेयर फॉर्म का मतलब बिना टू. ऐसे तो लिखो दे विल लेट यू स्टे देयर, टू ड्रॉप कर दो. ही वॉच्ड देम ब्रेक द चेयर, उसने उन्हें चेयर तोड़ते देखा. ठीक है. यू कैन मेक हिम पे दिस बिल्स, आप उससे ये बिल्स पे करवा सकते हो. तो जब भी हम किसी इन्फिनेटिव को एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में लिख के, तो उसको बेयर फॉर्म में लिखना है. बस सीधी सी बात ये ध्यान रखनी. ठीक है. अब इंग्लिश में कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं कि उनके साथ हमें इन्फिनेटिव्स को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखना पड़ता है. लेट, पेड, वॉच, सी, फील, हियर, मेक, हेल्प,
नोटिस एटसेट्रा। ठीक है, लेट, बिड, वॉच, सी, फील, हियर, मेक, हेल्प, नोटिस, ये ऐसे कुछ कॉमन वर्ब्स हैं जिनके साथ में कई बार हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के इन्फिनेटिव्स को लिखना पड़ता है। तो अगर हम इन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स के साथ में कभी इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के लिखें तो हम बेयर फॉर्म में लिखेंगे। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। लेट का एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है, वॉच का एग्जाम्पल ये रहा, मेक वर्ब का एग्जाम्पल ये रहा। एक हालांकि छोटी सी बात हमें और भी सीखनी है इन वर्ब से रिलेटेड, क्या कि अगर हम एक सेंटेंस ऐसे लिख दें, अगर मान लो हम लिख दें दे वर bidden to stay silent, ठीक है। दूसरा, he will be made, he will be made welcome the guests, ठीक है। अब मान लो अगर हमें सेंटेंस ऐसे लिख दें तो यहां पे देखो हमने वर्ब बिडन वर्ब लिखी है। ये जो यहाँ पे हम बिड वर्ब पढ़ रहे हैं ना बच्चे, ये बिड वर्ब है वो जिसको हम, जिसका मतलब होता है किसी को कुछ ऑर्डर देना, किसी कुछ करने के लिए कहना, ठीक है। तो हमने वर्ब बिडन वर्ब लिखी है, यहां पर भी ये वर्ब लिखी है, और इसके साथ हमने लिखा बेयर इन फुल इन्फिनेटिव, और यहां पर हमने लिखा बेयर इन्फिनेटिव। अब बताओ कौन सा सही है? कमेंट करके बताइए सभी कि फर्स्ट सेंटेंस सही है, सेकंड सही है, ये दोनों गलत है।